हेलो गाइज, तो आज हम अपनी क्लेडन सीरीज़ को, जो लास्ट एक वीडियो लेक्चर बच गया था E1 CB का, हमने राइट फ्रॉम स्टार्टिंग हमने सब्स्टिट्यूशन से लेके एलिमिनेशन तक हर एक चीज़ को बहुत कायदे से कवर किया है। लास्ट एक वीडियो छोटा सा बच गया था हमारा E1 CB पे, तो उसके साथ आज हम आए और उसी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अपार्ट आप रियल एडवांस सीरीज़ अच्छे से फॉलो करो। रोज़ सुबह 9:45 आपको एक वीडियो मिल जाती है और अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको अपने जेईई एडवांस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि उससे बेटर रिवीजन और इतने बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिल जाता है वहाँ, जो आपको नॉर्मली आप इधर उधर बुक ढूंढोगे, आप 10 क्वेश्चन बनाओगे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, कहीं से भी आप देखो 10 क्वेश्चन बनाओगे, 2-3 क्वेश्चन आपको लगेंगे हाँ अच्छे। बट यहाँ आपको पूरा 70 का 70 जो पार्ट अभी तक अपलोड हुआ है, उसमें हर पार्ट का हर क्वेश्चन रेलेवेंट है। हाँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको बन जाए, आपको इजी लगे, बट वो रेलेवेंट है ना, बिल्कुल रेलेवेंट है। तो रेलेवेंसी पे बिल्कुल फोकस है मेरा कि भाई ऐसी चीज़ें करें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलेवेंट हो, इस आखिरी के 2 महीने आपका टाइम वेस्ट ना हो। और क्लेडन सीरीज़ आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है पहली पार्ट से। अगर आपने एक बार देखा था पहले तो फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा सा दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की तरफ जो आपका अप्रोच है ना, वो बिल्कुल सा चेंज हो जाएगा। तो कुछ नया सा रिएक्शन भी आपको मिलेगा ना, तो आप वहाँ पे केपेबल होगे कि हाँ अच्छे से सही लॉजिक के साथ आप उसमें कुछ कर पाओगे। लेकिन वही बात है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, इसमें भी पूरा सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी देख लिए, कभी हो गया, ऐसे नहीं होता। थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना होता है। ठीक है, एनसीईआरटी थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं यार कि आके कुछ भी पढ़ लिए, कभी भी सब चल जाता है। मैं जानता हूँ इसमें ऑडियंस भी मुझे कम मिलेगी, काफ़ी कम मिलेगी, बट मैं थोड़ा क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। यही एनसीईआरटी पढ़ाने आ जाता ना मेंस के लिए, तो देखे होते भीड़ लग जाती, हाँ एनसीईआरटी रिवीजन चल रहा है। अपन क्लेडन पढ़ रहे हैं E1 CB लास्ट टॉपिक। हाँ, हर एक लाइन नहीं पढ़ाएंगे, जो लाइन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, जो रिएक्शंस, उसकी बात करेंगे। तो देखो E1 CB की बात करनी है, तो E1 CB के बारे में ना मैं एक बात आपको पहले छोटी सी ये बता दूं कि बहुत बड़ी एक गलतफहमी है लोगों को E1 CB को लेके। अभी देखना, आपको भी E1 CB में ऐसे ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे जो आप सपने में नहीं सोच सकते थे E1 CB है। E1 CB में जो बेसिक मैकेनिज्म है वो क्या है? काम तो कुछ ऐसा होता है E1 CB में कि आपको जो बेसिक्स है वो पता होने चाहिए। कार्बन आयन फॉर्मेशन होता है जो कि कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन होता है, और कॉन्जुगेट बेस से फिर फर्दर लीविंग ग्रुप निकल के आपका अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, फिर आपका यहाँ से अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है ये। अब ऑब्वियसली जो कार्बन आयन फॉर्मेशन हो रहा है वो एक सिंपल सा एसिड बेस रिएक्शन है। जो कार्बन आयन फॉर्मेशन हो रहा है, ये सबस्ट्रेट है, यहाँ से आपका कार्बन आयन फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक सिंपल सा एसिड बेस रिएक्शन है। और एसिड बेस रिएक्शन का जो K होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, रेट कांस्टेंट। और अगर रेट कांस्टेंट ज़्यादा है तो ये कभी भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं हो सकता। तो इसमें जो RDS है वो ये वाला स्टेप है, जो लीविंग ग्रुप का निकलना है वो RDS है। अब इसमें बहुत गलतफहमी ये होती है लोगों को कि इसमें 2 कंडीशंस बताए जाते हैं कि ये E1 CB कब होगा। तो पहला कंडीशन बताया जाता है जब हाइड्रोजन एसिडिक हो, व्हेन हाइड्रोजन इज एसिडिक। ठीक है, क्या ये गलत है? नहीं जी, बिल्कुल सही है। और यही एकमात्र आपको मैं बोल सकता हूं कि कंडीशन है E1 CB के लिए, क्योंकि जो दूसरा कंडीशन है वो कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, है ना, वो कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। अभी आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा, वो मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। हाँ, अगर वो है तब, अगर वो भी है तब और अच्छा E1 CB का आपको फेवरेबिलिटी बढ़ेगी E1 CB की। बट मैं ये नहीं बोल सकता कि वो होना जरूरी ही है, अगर वो नहीं है तो E1 CB नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता मैं। तो मैं बोल जरूर दे रहा हूं यहां पे कि पुअर लिविंग ग्रुप अगर है तो पुअर लिविंग ग्रुप के होने से E1 CB जो है वो फेवरेबल होता है, E1 CB फेवरेबल होता है, बट इसके बिना हो ही नहीं सकता। ये पॉइंट गलत है, वो अभी आपको आगे चल के समझ आएगा कैसे है। एक एक चीज़ पढ़ेंगे इसकी, जितनी चीज़ें ज़रूरत है
ये देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, बहुत बेसिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये अल्फा ऑफ दैट कार्बोनिल हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, बिकॉज जो कार्बन आयन बनेगा, नेगेटिव कार्बन आयन बनेगा, रेजोनेंस कर सकता है उस CO के साथ। तो चलो थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म नीचे बनाया हुआ है, उसको एक बार अपन देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो, दिस इज द मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म है, बेसिक्स में थोड़ा सा अपन रहते हैं अभी। ये हाइड्रोजन निकला, pK लगभग 20 के आसपास है, ठीक ठाक एसिडिक है, 20 के आसपास है। ये निकाला इधर। अब उसके बाद आपका ये इनोलेट आयन फॉर्मेशन हुई है, ये इनोलेट आयन है, वापस आएगा, इधर आएगा और ये OH को निकाल देगा। हाँ, OH पुअर लिविंग ग्रुप है, फिर भी निकल जाता है, पुअर लिविंग ग्रुप है फिर भी निकल जाता है, क्योंकि एक चार्ज रहने से बेटर है कि वो अनसैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल सी लॉजिक है कि वो चार्ज रहने से बेटर है कि वो अनसैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाए, ऑल्दो पुअर लिविंग ग्रुप है, बट दैट इज द ओनली ऑप्शन विच कैन टेक प्लेस, वो निकल जाएगा। ओके, और यही इसका RDS है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि पहला वाला जो स्टेप है वो तो काफ़ी तेज होगा। अब ये देखो, इसको देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है, थोड़ा ढंग से देखते जाइए, बस इधर देखिए। तो यहाँ पे आपके पास बेस H को निकाल रहा है, देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, फास्ट रिवर्सिबल डीप्रोटोनेशन। हाँ, रिवर्सिबल होगा क्योंकि ये जो H है ये उतना एसिडिक नहीं होता, pK 20 के आसपास है, तो OH माइनस यूज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्ट लेस देन 1 होगी। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट हो गई है ना, पूरी तरह से इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट हो गई, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें हैं वहाँ पे, इसलिए रिवर्सिबल साइन बनाया हुआ है। और इसके बाद देखो ये बाजू में लिविंग ग्रुप, अब ये X है, देखो ये कोई बुरा लिविंग ग्रुप थोड़ी ना, पुअर लिविंग ग्रुप थोड़ी ना, बट फिर भी यहाँ पे वो X जो निकल रहा है वो E1CB के माध्यम से निकल रहा है। देखिए ये इधर गया, फिर आया, फिर गिरा के फिर X को निकाला, और ये कुछ इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट आया है। ओके, अब नीचे देखो, नीचे देखो, अब ये इधर आते हैं अपन, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेट्स सी दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस पे फोकस करेंगे अपन, इस पे बस एक एक एग्जाम्पल पे फोकस करते जाओ क्या क्या है। हो सकता है डायरेक्ट ये उठा के एडवांस की पेपर में आ जाए, बहुत बार हुआ है पहले, है ना, ये डायरेक्ट उठ के आ जाए, ऑल्दो ये उतना मुश्किल नहीं है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपके पास OH है और ये आपके पास MsCl के साथ रिएक्शन हो रही है, CS हटेगा, OMs मिसाइलेट फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे OMs बनेगा, और ये OMs अब एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये देखिए OMs आपका लिविंग ग्रुप है। अब ये देखिए COOET, तो कार्बोनिल जैसा ना सही लेकिन एस्टर तो है, तो C डबल बॉन्डों के बाजू वाला जो कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो एसिडिक है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। तो देखो इसने क्या किया, पहले तो अपन ने MsCl के साथ OMs बना दिया, फिर एसिडिक हाइड्रोजन को बेस के थ्रू निकाला, ये निकाला, और फिर देखो ये इनोलेट बन के वापस आया और ये वापस आके OMs को बाहर किया और आपके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट बन गई। OMs को बाहर किया और ये आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखो फिर MsCl पाइरिडिन बेस है, पहला स्टेप यहाँ भी क्या होगा, आप H को हटाओगे एसिडिक वाले, देखो ये वाले H को हटाए, ये माइनस लाए, माइनस का रेजोनेंस कराए, फिर वापस लाके आपने OH जैसे लिविंग ग्रुप को बाहर किया और एक बाहर में डबल बॉन्ड बनाया। देखिए 100% ईल्ड, बहुत रेयर होता है ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 100% ईल्ड। हाँ, अब ईल्ड का परसेंटेज तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन बहुत ही अच्छे से E1CB के हिसाब से चल रहा है, E1CB के हिसाब से चल रहा है। ये देखते हैं इसको, अब इस वाले रिएक्शन को देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखो अब आपके पास यहाँ पे COOET है, पहले आपने HClH2O डाला, अब ये HClH2O क्या करेगा, ये कह रहा है कि पहले लैक्टोनाइज कर दे रहा है इसको। लैक्टोनाइज मतलब वो साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन बोलते हैं, तो लैक्टोनाइज हो जा रहा होगा। कैसे, अब ये एसिडिक मीडियम में आपका जो एस्टर है ये प्रोटोनेट हो रहा होगा इधर से, ये अपना जो एस्टर है
ये प्रोटोनेट हो रहा होगा, फिर ये जो O का लोन पेयर है ये अटैक करके आपका ETOH बाहर कर रहा है, तो ये आपके पास एक लैक्टोन जैसी कुछ बन गई है। और इसके बाद देखो ET3N है। अब ET3N क्या कर रहा होगा, ये वाले एसिडिक H को निकाल रहा है, ये CO के बाजू वाला एसिडिक H, फिर वही सेम प्रोसेस, देखो इनोलेट बनाया, इनोलेट, ये देखो इनोलेट बनाया, और ये बाजू में ही लगा हुआ कौन है, लीविंग ग्रुप। तो इनोलेट वापस आया और Cl को बाहर किया और ये प्रोडक्ट बना। बिल्कुल क्लियर होगा आपको, इनोलेट वापस आया और ये आपके पास प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना। चलिए, बहुत ज़्यादा एक एक लाइन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रिएक्शंस को देखते जाइए, E1CB का एक अच्छा आइडिया लीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं क्लेडन को कभी भी बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए नहीं रिकमेंड करता हूँ कि खुद से जाओ उठाओ क्लेडन पढ़ना चालू करो। एक टीचर के गाइडेंस में आप पढ़ोगे, जिसको थोड़ा ठीक ठाक नॉलेज है सब्जेक्ट का, तभी आपको काम आएगा क्लेडन। अदरवाइज ना आप थोड़ा मिसगाइड हो सकते हो, क्योंकि मज़ा आता है काफ़ी पढ़ने में, तो आप हो सकता है बहुत इधर उधर की चीज़ें पढ़ लो अगर आप इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है तो। देखो अब यहाँ पे इस कंपाउंड को देखो, अब इसमें भी क्या करोगे, बेस है तो पहले एसिडिक H को हटाओगे। अब ना बहुत सारे बच्चों को सबसे पहले ये वाले H पे नज़र जाती है, लेकिन जाना इधर वाले H पे चाहिए नज़र, क्योंकि काफ़ी एसिडिक है, ये काफ़ी एसिडिक है। देखो आप इधर एरोमेटिक एनायन बनेगा, बीच वाला दिख रहा है, बीच वाला एरोमेटिक एनायन बनेगा। तो यहाँ हो कुछ वैसा ही रहा है, देखिए ये वाला R2NH, इस H को निकाला, ये नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हुआ, एसिड बेस है भाई, सबसे पहले हो जाएगा। अब एसिड बेस होने के बाद आपका ये लीविंग ग्रुप जो है ये डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए ये माइनस कार्बन आयन बना ना, कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस से लीविंग ग्रुप निकल रहा है। क्या ये बुरा लीविंग ग्रुप है? नहीं यार, अच्छा लीविंग ग्रुप है ये तो, है ना, उतना बुरा लीविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी निकल रहा है। तो पुअर लीविंग ग्रुप होना E1CB का कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, ये बात आपको अभी तक फील हो गई होगी। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये अब ये माइनस है, अब ये डीकार्बोक्सिलेट हो सकता है, CO2 निकल रहा है, देखिए इसमें माइनस माइनस, N पे माइनस, H प्लस लेगा, और ये आपके पास एक अमीन बनेगा इधर, लॉस ऑफ CH2, CO2 गिव्स अमीन, ये अमीन फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। सिंपल है, बेसिक है, ये भी रिएक्शन, ये भी रिएक्शन बहुत इजी है। E1CB उतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। थोड़ा इसके रेट इक्वेशन पे नज़र डालते हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा रेट इक्वेशन इसका देखना चाहिए, इसका रेट इक्वेशन अच्छा है। आपको क्या लगता है E1CB में इम्पॉर्टेंट है इसका रेट इक्वेशन? बच्चों को ज़्यादा पता नहीं रहता इसके बारे में, क्योंकि अब आप बताओ, नॉर्मली जितने भी आप रिएक्शन पढ़े हो, आप SN1 पढ़े हो, आप SN2 पढ़े हो, आप E1 पढ़े हो, आप E2 पढ़े हो, जनरली हर रिएक्शन में जो पहला स्टेप रहता था वही RDS होता था, पहला स्टेप ही RDS होता था। तो आपको रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये बताना थोड़ा इजी होता था। आप सीधे बोल देते थे SN1 में कि हाँ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, E2 में न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट दोनों है तो दोनों पे डिपेंड करेगा, E1 में सिर्फ सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। आप ऐसा बोल देते थे नॉर्मली, है ना, जब अपन इनकी बात करते थे। यहाँ क्या है कि जो RDS है वो दूसरा स्टेप है, RDS है वो दूसरा स्टेप है। तो अगर आप ऐसे सोचो कि कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, किस पे? कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे, क्योंकि जो दूसरा स्टेप है उसका रिएक्टेंट कौन है? उसका रिएक्टेंट कौन है? कॉन्जुगेट बेस है। तो ये कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कॉन्जुगेट बेस कितना बनेगा वो OH माइनस पे निर्भर करेगा ही करेगा, वो OH माइनस पे डिपेंड करेगा। कितना बेस आप डाल रहे हो उस पे डिपेंड करेगा। कॉमन सेंस से पहले सोचो, फिर मैथमेटिकली दिखाऊंगा। तो आप वो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो डिपेंड करेगा कि OH माइनस कितना यूज कर रहे हो, क्योंकि उसी से एसिड बेस रिएक्शन होके आपके पास कॉन्जुगेट बेस आ रहा है। तो जी हाँ, E1CB में जो फाइनल रेट इक्वेशन आता है उसमें OH माइनस की कंसंट्रेशन भी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा पॉइंट है थोड़ा अंडररेटेड पॉइंट है, ऐसे ही ऊपर से देख के निकल जाते हैं बच्चे, इसमें उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखिए, इसको थोड़ा मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है। मैं थोड़ा कॉमन सेंस पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ और फिर मैथमेटिक्स से एक अच्छा प्रूफ लेते हैं उसका। चलिए हमारी इक्विलिब्रियम, अब देखिए इधर, ये तुम्हारा क्या है? एसिड बेस रिएक्शन हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा है K।
ये नॉर्मल एसिड बेस कराया, फिर इससे अपन ने ये बनाया, इसका रेट कांस्टेंट है के, तो अपना आरडीएस तो ये वाला स्टेप है, आरडीएस तो ये वाला स्टेप है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिख रहा है, देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, और इसी से कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन को निकाल रहा है, तो कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन ये आ गई, ये देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन अगर आ गई है, अगर कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन आ गई है तो फिर अपन रेट इक्वेशन लिख देते हैं, क्योंकि ये तो अपना एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये जो सेकंड स्टेप है तो एलिमेंट्री स्टेप है, तो उसमें कोई ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत है नहीं, मैकेनिज्म पता है, तो जो अपना स्टोइकियोमेट्री होगा वही ऑर्डर होगा, एलिमेंट्री स्टेप है वो। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि जो रेट है, अब देखिए रेट इक्वेशन लिख रहे हैं, रेट इज इक्वल टू के, व्हाट इज के, दिस के, इस के को यहाँ पे यूज किया है, के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस, और जो कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन है उसमें हमने देखा वो ऑटोमेटिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, OH माइनस पे डिपेंड कर रहा है, ये देखिए। फिर इस पूरे को अपन ने K बोल दिया कांस्टेंट इनटू दिस, तो आप ये देखिए, तो अल्टीमेटली ये सबस्ट्रेट पे तो डिपेंड कर ही रहा है, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है और साथ साथ OH माइनस पे भी डिपेंड कर रहा है, ये देखिए दोनों पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन CB depends on both, and you can say that it is a kind of second order reaction, it is kind of second order reaction, ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। आप ये देखिए यहां से इसका प्रूफ समझ में आ रहा है, just because the base appears in this equation doesn't mean it is involved in the RDS. Increasing the concentration of base makes the reaction go faster by increasing the amount of anion available to eliminate। ये देखिए वही बात जो शुरू में कॉमन सेंस में कही थी, उसी चीज़ को इसने यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। सो चलो आते हैं इस सेगमेंट में, E1 CB एलिमिनेशन इन कॉन्टेक्स्ट। ये नॉर्मल कुछ नहीं, E1 E2 और E1 CB के बीच का एक बेसिक सा कंपैरिजन है। फिर यहाँ आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा E1 CB की रिजियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी पे बात कर रहा है। तो रिजियो सिलेक्टिविटी तो काफ़ी ऑब्वियस है कि डबल बॉन्ड के पास और कोई पोजीशन है नहीं, वो वहीं लगेगा, कार्बोनिल के बाजू वाले H को निकालेंगे और लीविंग ग्रुप के पास इधर डबल बॉन्ड लगेगा, तो रिजियो सिलेक्टिविटी तो फिक्स है। स्टीरियो सिलेक्टिविटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधी सी बात है कि आपको सिंपली EZ दो तरह के एल्कीन्स पॉसिबल हैं, स्टेरिकली आप आंसर कर दीजिए, आपका आंसर सही होगा। स्टेरिकली आंसर करिए, E वाला जो फॉर्म है जिसमें लेस स्टेरिक रिपल्शन है वो वाला फॉर्म ज़्यादा बनेगा, बिकॉज जो इसका एनायन बन रहा है, क्या है वो एनायन, जो एनायन बन रहा है क्या इसका इंटरमीडिएट प्लेनर है? जी हाँ, प्लेनर है, क्योंकि जो एनायन बना है वो एनायन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, तो उसको अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंसिडर नहीं करते हैं, प्योर पी ऑर्बिटल में है और वो sp2 कार्बन है, देयरफॉर वो एक प्लेनर इंटरमीडिएट बनाता है। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखें। 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो यहाँ देखने में लग रहा है कि ये 2 है ये 1 है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 2:1 विद Z। E1 CB reactions are स्टीरियो सेलेक्टिव, it gives mainly the E alkene product 2:1 with Z, ठीक है। तो E alkene आपका स्टेरिक, आप पढ़ सकते हो, सीधा सीधा स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये बना दिया, ये काम का नहीं है आपके। इधर देख लो, ये थोड़ा सा देख सकते हो आप, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हो। लेकिन क्या बात हो रही है इधर, आपके पास जब एसिड क्लोराइड होता है और जब एसिड क्लोराइड का आप E1 CB कराते हो, उसके साथ कोई बेस लाते हो, तो कीटीन जरूर बनता है बीच में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। कीटीन बनता है बीच में, कैसे बनेगा कीटीन? ये H को निकालेंगे आप, कॉन्जुगेट बेस इनोलेट आयन बुला के वापस Cl को निकालेंगे कीटीन। यस, ऑब्वियसली अनस्टेबल होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर वहां प्रेजेंट है तो वो उसमें अटैक कर देता है। हम यहाँ पे इंटेंशनली अमीन यूज कर रहे हैं, तो अमीन इस कार्बन पे अटैक करेगा, O- बनाएगा और O- फिर H+ पाकर ऐसा कुछ सब्सटीट्यूटेड अमाइड जैसा फॉर्मेशन करेगा। बेसिक रिएक्शन है, समझ में आ गया होगा। कीटीन को थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं इसमें, और वैसे कुछ बहुत खास नहीं है। फिर आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ें। ये
अपना टॉसिल क्लोराइड से टॉसाइलेट बना रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, मीथेन सल्फोनिल क्लोराइड एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन, कुछ नहीं, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। क्या ये E1CB का पार्ट है? नहीं है, ये E1CB का पार्ट नहीं है। बट जब हम इसी का मिसाइलेट बनाते हैं, ठीक है, तो मिसाइलेट बनाते वक्त E1CB का यूज होता है। दिखता नहीं है अपने को, ये फीलिंग नहीं आती कि E1CB हो रहा है, बट हाँ ये E1CB होता है। चलिए देखिए, ये रिएक्शन काम का है थोड़ा, इसको आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दे सकते हो। ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास मिसाइल क्लोराइड है, मिसाइल क्लोराइड में ये वाला H एसिडिक है। आपने क्या क्या यूज किया है? अल्कोहल, मिसाइल क्लोराइड और ट्राइथाइलमीन, ट्राइथाइलमीन बेस इज देयर। और जब आप MSCl को देखो तो MSCl के पास ये एसिडिक H है, ये एसिडिक H निकल जाएगा, यहाँ माइनस आएगा और ये लीविंग ग्रुप E1CB के थ्रू बाहर हो जाएगा। जैसे ये E1CB के थ्रू बाहर होगा, देखिए E1CB एलिमिनेशन ऑफ HCl, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बच्चे ऐसे नहीं सोचते हैं इसको। E1CB एलिमिनेशन और ये बनता है सल्फीन, यस, इधर फॉर्मेशन होता है सल्फीन का, और सल्फीन के फिर सल्फर एटम जो कि काफी इलेक्ट्रोफिलिक सा नजर आ रहा है, उसमें अल्कोहल जो हमने शुरू में मिलाया था उसका मॉलिक्यूल अटैक करता है। ये देखिए, ये सल्फीन के सल्फर एटम पे ये अटैक करता है और ये कुछ ऐसे आगे जाएगा और आगे जाएगा, माइनस आएगा तो ये वाले H प्लस को खा लेगा, इस वाले H प्लस को खा के आप ये देखिए ROMS फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से भी ROMS बन सकता है बीच में सल्फीन बनाकर। ओके, तो बस इतना ही था। E1CB में कुछ खास नहीं था, लेकिन ये टेबल बहुत खास है, ये टेबल काफ़ी खास है। वी आर कंक्लूडिंग एवरीथिंग राइट नाउ। और इस टेबल में देखिए जो भी आपने पढ़ा है बस उसी को यूज़ करके कंक्लूजन बताया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये टेबल बड़ा ज़रूरी टेबल है, इससे आपको ठीक ठाक चीज़ें, ठीक ठाक जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका आपको अंदाज़ा होगा। देखो, इसमें जब अपन मिथाइल की बात करते हैं, मिथाइल हैलाइड की, तो कोई टेंशन नहीं। इससे पहले जो अपन ने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के वीडियोस किए उसमें जो जो टेबल को मैंने इंपॉर्टेंट बोला है सबका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना एक बार और उसको गो थ्रू कर लेना लास्ट में, जरूरी है काफ़ी। मिथाइल के साथ अगर आप एक पुअर न्यूक्लियोफाइल लाते हैं, कार्बोकैटायन बनने का कोई चांस नहीं है, कार्बोकैटायन बनने का कोई चांस नहीं है, नो रिएक्शन। वीकली बेसिक SN2 हो सकता है, वीकली बेसिक के साथ SN2 हो सकता है, यहाँ पे भी देखिए SN2 हो सकता है, यहाँ भी SN2 ही हो सकता है। आप कुछ भी ले आओ, बल्कि बेस ले आओ, कुछ भी ले आओ, एलिमिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। और अगर बहुत ही गंदा न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, जैसे वाटर हो गया, ROH हो गया, जो कि थोड़ा सॉल्वोलिसिस करना प्रेफर करते हैं, ये बहुत ही पुअर यील्ड देंगे, कार्बोकैटायन ही नहीं बना पाएगा। ये CH3X अटैक होना भी पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही गंदा अटैक होता है वो वाटर का। इधर अटैक भी कोई बहुत ज़्यादा खास होता नहीं है। तो SN2 विथ you will never see H2O और ROH को SN2 करते हुए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसको आप SN2 करते हुए कभी नहीं देखोगे आप। अब इधर देखो, प्राइमरी अनहिंडर्ड है और आप फिर से पुअर न्यूक्लियोफाइल ला रहे हो, कुछ नहीं होगा। SN1 नहीं हो सकता, SN2 नहीं हो सकता। SN2 बढ़िया से होगा अगर आपके पास थोड़ा बेसिक न्यूक्लियोफाइल है, इधर भी SN2 होगा अगर आपके पास स्ट्रांगली बेसिक अनहिंडर्ड सा न्यूक्लियोफाइल है। और अगर आपके पास हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल है, रिमेंबर ये सभी बातें आपको मैंने पीछे डिटेल में पढ़ाया हुआ है ना, ये सभी चीज़ें पीछे डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आपके पास अगर हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रांगली बेसिक, तो ये एलिमिनेशन करना ही प्रेफर करता है, एंड दैट टू वाया E2, बेसिक सी बात है। अब देखिए, प्राइमरी हिंडर्ड, ये सब केसेस बच्चों को सबको याद रहते हैं, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, ना तो इसमें ना तो इसमें, बहुत बेसिक सी बात है। अब देखो, प्राइमरी हिंडर्ड में अगर बाजू में हिंड्रेंस है, अच्छा देखो, पुअर न्यूक्लियोफाइल के साथ तो कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी भी जो कैटायन बनेगा वो आपका प्राइमरी ही बनेगा, तो कोई रीअरेंजमेंट वगैरह से स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं अपन, है ना। जो बनाना है कैटायन उसको बना के उसकी स्टेबिलिटी देखी जाती है।
तो यहाँ पे आपका SN1 भी नहीं होने के चांसेस हैं और इन घटिया न्यूक्लियोफाइल्स के साथ SN2 नहीं होता है। अच्छा, अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल मतलब गुड न्यूक्लियोफाइल्स, तो ऑब्वियसली ये X को हटाएंगे SN2 के माध्यम से। स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल RO- E2 कर डालेगा, E2 कर डालेगा, ठीक ठाक एल्कीन बन रहा है, E2 कर डालेगा RO-, एल्कोहलिक KOH जिसको आप बोलते हो, ETO- Na+ डिजॉल्व इन एथेनॉल और एल्कोहल, एनी काइंड ऑफ एल्कोहल, वो आपके पास है, E2 कर डालेगा। हाँ, ये स्ट्रांगली हिंडर्ड है तो E2 ही करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडरी आ गया, SN1 और E1 करेगा अगर आप पुअर न्यूक्लियोफाइल्स डालते हो। बट सेकेंडरी देखो ऐसा है कि करता वो SN1 भी है, करता वो SN2 भी है, करता वो E1 भी है, करता वो E2 भी है। बट जब हम बात करते हैं SN1 E1 की, कुछ अच्छा नहीं करता ये, है ना। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि एकदम एक्सीलेंट ईल्ड दे रहा है, करता सब है, हर पाथवे से कर सकता है, बट ईल्ड जो है वो एवरेज ही रहती है, कोई बहुत खास ईल्ड रहती नहीं है इसमें। हाँ, तो पुअर न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रोध होके ये SN1 कर सकता है। अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं ये, वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल मतलब गुड न्यूक्लियोफाइल्स I- RS-, हाँ SN2 कर सकता है 2 डिग्री, मैंने कहा ना 2 डिग्री SN2 भी कर लेता, सब कर लेता वो। अच्छा, अगर बेस डालो तो E2 भी कर लेगा, और हिंडर्ड बेस डाल दो, ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट के साथ आपका ये कर लेगा। खैर यहाँ हर प्रोडक्ट सेम ही है, हॉफमैन सेटजेफ दोनों सेम ही आएगा, दोनों तरफ से सेम है। टर्शरी, जी हाँ, टर्शरी तो फेमस है अपनी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए। देयरफॉर SN1 E1, ठीक है, सॉल्वोलिसिस करके डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर SN1 E1 तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। आप जब तक ऐसे अच्छे से पूरी क्लेडन नहीं पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कि कब वो ज़्यादा होगा, कब वो ज़्यादा होगा। एक्चुअली पढ़ने के बाद भी बहुत हद तक प्रेडिक्शन आप नहीं कर पाते हो, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है चीज़ें, और बहुत कॉम्पिटिटिव है, दोनों रिएक्शन एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। देखो, वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल हम स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं, बट सिंस ये टर्शरी है SN2 नहीं करा सकते, कितना भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज कर लो, SN1 या E1 होगा, इसका जो सॉल्वेंट होगा उससे सॉल्वोलिसिस करके कैटायन बना सकता है, फिर SN1 E1 कंपीट करेंगे। कितना भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करो SN2 नहीं होगा। इधर देखते हैं, चलो, स्ट्रॉन्गली बेसिक RO-, हाँ ठीक है, E2 करने में कोई बुराई नहीं है, बाहर हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं, और जी यहाँ भी E2 में कोई बुराई नहीं है। अब ये आ गया β2 एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप, आंख बंद करके E1CB, बाजू में आपके पास एसिडिक H है ना, कुछ भी ले आओ, इवन पानी ले आओ, पानी भी इस H को निकाल देगा। मान लो आप, सर पानी की तो बेसिक स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, अरे आधा निकालेगा, पार्शियली निकालेगा, फिर इक्विलिब्रियम से रिएक्शन आगे शिफ्ट होगी जब वो कंज्यूम होगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, फिर देखो सीधे बस ये, ठीक है। आप इवन H2O भी यूज करोगे तो आप E1CB से जाओ, H2O भी इसके H+ को निकाल लेगा, आप ऐसे सोचो, ठीक है, वो भी इसके H+ को निकालेगा, यहाँ माइनस लाएगा, और फिर इस माइनस को ऐसे चलाकर वापस ले जाके इधर β2 एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप E1CB, कुछ भी करो, E1CB। जब पानी निकाल ले रहा है इस H को और E1CB फेवरेबल करा दे रहा है, तो बाकी लोग तो ठीक ठाक बेस है, तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लेडन जो है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन होती है समाप्त। फिर ये कुछ ऐसी पॉइंट्स है, उसको छोड़ो। तो ये हमारा एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, हमारी क्लेडन होती है समाप्त, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अब होगा तो थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने के बाद अपन कोशिश करेंगे कि आपको इसका इनोलेट वाला सेक्शन, जो इनोलाइजेशन वाला सेक्शन है, वो भी जेईई एडवांस के रिस्पेक्ट में अच्छा खासा है वो, ठीक है, जो आपके क्लेडन में दिया हुआ है इनोलाइजेशन वाला सेक्शन, वो जेईई एडवांस के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। तो अगर हो सके तो उसको भी ले लूँगा, बट आप पहले तो इसको पूरा देख के कंप्लीट करो अच्छे से, एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर जेईई एडवांस्ड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।